आप एक भूगोल के अच्छे वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रतिष्ठित हैं। मैं आपका आदर करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं कि आज आप कोविड-19 और पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को लेते हुए अपना वक्तव्य दें। आदरणीय सर, स्वागत है एक बार सर। डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, धन्यवाद। आज डॉक्टर मनोज दीक्षित कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में ये जो वेबिनार का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोंडा द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें सहभागिता निभाते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। और इसके लिए मैं संयोजकों, विशेष तौर पर डॉक्टर DK गुप्ता जी, मेरे मित्र डॉक्टर रंजन शर्मा जी के प्रति सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जैसा कि परिचय में डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी ने बताया कि मुझे कोविड-19 के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों पर चर्चा करनी है, तो अंग्रेजी में मैंने इसको एक कैप्शन दिया था, कॉट अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब हम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। और अचानक ये घोषणा हुई, जैसे आपात स्थितियों में साधारणतः घोषणाएं होती हैं। तो स्वाभाविक है कि इस दौरान, क्योंकि अब लॉकडाउन हटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई लगभग 4 दिन पहले से, तो इसमें कुछ अनुभव कड़वे, कुछ मीठे। लेकिन जब ऐसा कह रहा हूं तो कड़वे कुछ अधिक और मीठे कुछ कम, चीनी कम वाली मूवी कुछ ध्यान हो अमिताभ बच्चन जी की, तो मीठे अनुभव कम रहे। और मेरे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर बात की है। अभी मैं प्रोफेसर SK सिंह जी को सुन रहा था, उसके पहले प्रोफेसर ER सिद्दीकी जी ने बोला, मेरे गुरुजी प्रोफेसर रामबली सिंह जी ने इस वेबिनार को संबोधित किया, प्रोफेसर SS वर्मा जी ने किया। उन सभी लोगों ने अलग अलग आयामों की चर्चा की है। उन पर बात करते हुए मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वह दोहराना होगा। भूगोल के शिक्षार्थी होने के नाते मैं इस समस्या को 4 स्तरों पर देख पाता हूं। अगर अंग्रेजी में कहें तो ग्लोबल, नेशनल, रीजनल एंड लोकल, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर इसको देखा जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है, प्रादेशिक स्तर पर देखा जा सकता है, और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात जो मेरे संज्ञान में आती है, उसका लेना देना एथनिक डिस्क्रिमिनेशन से है। जब ऐसा मैं कह रहा हूं तो अचानक जो हमारे साथ रह रहे थे, चाहे हम किसी देश के बारे में बात करें या भारत के अंदर के बारे में बात करें, एक पद है या शब्द है, आप में से जो लोग उत्तर उपनिवेशवाद के विमर्श से परिचित होंगे, अदर्स। और इसका इस्तेमाल जितने भी गैर यूरोपीय थे उनके लिए किया जाता था। तो इसी प्रकार से ये देखा गया है कि रातों रात जो दूसरे प्रांतों से आए लोग थे, दूसरे देशों से आए लोग थे, वे अचानक अनवांटेड या अनचाहे होने लगे। और इसीलिए जैसा कि अभी प्रोफेसर SK सिंह जी कह रहे थे कि घर लौटने की मारामारी मच गई। अनेक स्थानों पर इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी उत्पन्न हो गई। विश्व स्तर पर देखा जाए तो चीनियों को
कई प्रकार की दृष्टि से देखा जाने लगा। और इसी तरह जो लौट के गांव आ रहा है तो गांव वाले भी उसे अनवांटेड ऐसा मानकर गांव के सिवान पर, चाहे वो स्कूल हो या घर का दालान या बैठक हो या कोई दूसरा ऐसा भवन हो, वहां उनको रोक कर रखे हुए। तो मेरी समझ में ये सबसे पहली और बड़ी समस्या है जब हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि क्वारंटाइन जब आपको किया जा रहा है तो कहीं कहीं बाध्यता भी थी, परिवार वाले चाहते नहीं थे, फिर भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। अनेक मीम्स आपने देखे होंगे कि कैसे पत्नी भी पति को भोजन परोस रही है तो कितने दूर से परोस रही है। चूंकि मैं अभी पीपीटी स्लाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अनेक ऐसे कार्टून्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ये समझने को कि कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन विश्व स्तर से लेकर परिवार के अंदर तक या हाउस होल्ड लेवल तक हुआ है या बहुत सारे मामलों में अभी भी हो रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन अस्पतालों में भी देखा गया। हम जानते हैं कि अनेक डॉक्टर्स या स्वास्थ्यकर्मी, यद्यपि उनको हमने एक संज्ञा से विभूषित किया है, एक विशेषण से विभूषित किया है, उनको कहा कोरोना वॉरियर्स, लेकिन साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स को यदि देखा जाए तो हम जानते हैं कि अनेक डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया। जो दूसरा प्रमुख बिंदु मेरे संज्ञान में आता है वह ये कि चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उस पर अचानक एक सामाजिक बोझ, क्योंकि जब सामाजिक आप पर दायित्व होता है उसके लिए संसाधन नहीं होते हैं, वित्त की व्यवस्था नहीं होती है। मेरे पूर्व वक्ता ने इसकी चर्चा आर्थिक आयामों के संदर्भ में की है, तो उसमें और कम से कम सरकारों ने कुछ नहीं किया या केंद्र सरकार से, संघ की सरकार से अपेक्षा नहीं थी, तो कम से कम जरूर इतनी अपेक्षा थी कि जो लोग घर लौटना चाहते हैं उनको घर पहुंचा दिया जाए, यानी कि जो कोरोना हॉटस्पॉट्स देश में रहे हैं वहां से इवैक्यूएट किया जाए, उनको बचा के लाया जाए। और ऐसा ये बचाना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से नहीं था। हमने ये जाना है कि जो देश का राष्ट्रीय कैरियर है एयर इंडिया, या इसी प्रकार से हमारी जो नौसेना है, वह पास पड़ोस के देशों से अपने जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको ले आने के लिए विशेष उड़ाने ऐसे वायुयानों ने भरी है, या समुद्री पोत ऐसे लोगों को वापस घर लेकर आए। जो अगला विषय है वह शिक्षा का विषय है, और इस पर चूंकि हम में से जितने लोग यहाँ पर चाहे वक्ता के रूप में जुड़े हों या प्रतिभागियों के रूप में जुड़े हों, उन सभी ने शिक्षा पर इसका असर जरूर देखा है। कहने को ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, हम आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी चली हैं। मैं तो महाविद्यालयों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, विश्वविद्यालयों में भी हमने देखा है या मेरे अनुभव में बात है कि ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से चली हैं, मैं तो एक शिक्षक के नाते कभी भी उस तरह से कोई भी कक्षा में जाकर, किसी भी कक्षा में जाकर पढ़ाना नहीं चाहूंगा। और दूसरी ओर नौनिहालों को भी स्मार्टफोन्स या जो लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनको स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाई कैसे हो रही है हम सभी लोग इसको देख रहे होंगे। तो मेरी समझ से इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वह शिक्षा पर पड़ा है। मैं नहीं जानता कि आने वाले समय में कैसे यह जो एक बहुत बड़ी वैक्यूम डेवलप हुई है उसको हम भर पाएंगे, कितने महीने लगेंगे। मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में कह सकता हूं कि हमारे पास तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि जो टर्मिनल सेमेस्टर्स हैं, यानी कि यदि हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करें तो वहां छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कब होंगी, परिणाम कब निकलेंगे,
उसी प्रकार से चौथे सेमेस्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं कैसी होंगी, परिणाम कब निकलेंगे, कैसे क्या होगा, ये सभी कुछ जिसको कहते हैं भविष्य के गर्भ में ऐसा पड़ा है जो अनिश्चित सा है। और ये शिक्षा क्षेत्र का एक पहलू है जो प्रभावी दिखता है। यदि वृहद स्तर पर चर्चा करना हो तो इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड या समर्पित वेबिनार हमें कराना पड़ेगा। साधारणतः जब हम सामाजिक आयामों के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा के साथ साथ हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो ये पाया गया कि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं जो पहले से ही बहुत लचर रही हैं, हम सभी जानते हैं कि खासतौर से जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका क्या पीछे हंस रहा है, उन पर अचानक दबाव बढ़ा। और कोरोना के चक्कर में हम ये जानते हैं कि जो दूसरे मरीज थे उन मरीजों पर डॉक्टर्स या जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वह पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल अस्पताल है जो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश या जो लगायत हिस्सा बिहार झारखंड का है वहां तक अपनी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है। यहाँ नेपाल तक के मरीज अपनी चिकित्सा के लिए आते हैं। हमने देखा है कि जितनी सेवाएं सुविधाएं थी वे सभी अचानक बंद कर दी गई और सिर्फ कोरोना से जुड़े मामले हम यहाँ एंटरटेन कर रहे थे अपने अस्पताल में। तो जब मैं इस विषय को उठा रहा हूं आपके समक्ष तो उसका उद्देश्य ये है कि जब ऐसा हुआ, मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है कि कोरोना से इतनी मौतें हुई हैं, हमें दूसरे प्रकार की मौतों की संख्या के बारे में कोई अनुमान ही नहीं, या जो दूसरे मरीज हैं वे कितने बदहाल हैं उनके बारे में कोई अनुमान ही नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरोत्तर जो भारतीय जनसंख्या है उसमें मॉर्बिडिटी, क्योंकि जो उसकी रुग्णता है वह बढ़ती जा रही है, खासतौर से जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, चाहे वह डायबिटीज की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, और उनके परिणाम स्वरूप अन्य कॉम्प्लिकेशंस हों और उनके कारण लोगों की जो मौतें हो रही हैं। तो यह भी एक ऐसा विषय है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा और हम शोध करेंगे तो एक बहुत बड़ा यह विषय होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, वे पहले से ही सभी लोगों को उपलब्ध नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि संख्या के दृष्टि से कमी है, यद्यपि ऐसे सूचकांक हैं जो बताते हैं कि यह कमी है, लेकिन इसके अलावा जिसे हम अंग्रेजी में एक्सेसिबिलिटी कहते हैं या हिंदी में जिसे पहुंच कहते हैं, वह कई कारणों से प्रभावित होता है और उन सभी पर विस्तार से भी चर्चा करने का समय नहीं है। जो अगला विषय है वह सोशल डिस्टेंसिंग का है। आपने मास्क लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2 गज की दूरी को समझने के लिए, जिससे हम लोग एल्बो डिस्टेंस कहते हैं, परीक्षार्थियों को जब हम परीक्षा में बिठाते हैं तो दोनों ओर के जो शिक्षार्थी हैं अगर अपना एल्बो डिस्टेंस मेंटेन करे तो उतने में 2 गज की दूरी लगभग पूरी हो जाती है। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये सिर्फ दुकानों के सामने नहीं, या सिर्फ जहां आप दूध लेने जा रहे हैं या जहां बैठकें हो रही है वहां सिर्फ ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इसको यदि आप गहराई से देखें तो आप पाएंगे कि समाज के अलग अलग तबकों के बीच में भी ये डिस्टेंसिंग बढ़ी है। अभिजात वर्ग और जो अन्य वर्ग हैं उनके बीच, प्रोफेसर इसके सिंह जी मध्यम वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, उनमें भी जो अलग अलग परतें हैं, जो संस्तर हैं, उनके बीच जो दूरी हुई है, तो जो पहले से दूरी थी वह दूरी और बढ़ गई है। और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सक्लूजन की समस्या थी वह नए स्वरूप में सामने प्रस्तुत हुई है, क्योंकि जो एक्सक्लूजन का अब आधार है वह आधार आप कोरोना पीड़ित हैं या नहीं, क्वारंटाइन आपको किया गया है या नहीं किया गया है, उससे
और साथ ही साथ जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग हैं, ऐसे जो विशेष वर्ग हैं समाज के, उनको इसका दंश ज्यादा झेलना पड़ा है। यद्यपि हमने मीडिया में देखा है कि ऐसे जो अकेले वृद्ध रह रहे थे कई शहरों में, तो उनकी बर्थडे पार्टी केक लेकर पुलिस वाले पहुंचे हैं, या किसी बच्चे का बर्थडे रहा है वहां भी पुलिस वाले गुब्बारे और केक लेकर पहुंचे हैं। लेकिन ये मीडिया उन विषयों को नहीं दिखला रही थी जहां पर बुजुर्गों को या दिव्यांगों को या ऐसे दूसरे लोगों को इस सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होना पड़ा है। इससे जुड़ी एक और बात है कि जब ये सारी चीजें हुई हैं तो स्वाभाविक है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं और सामाजिक तंत्र है वह भी प्रभावित हुआ है। क्योंकि जब सामाजिक आयामों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दरअसल समाज के बारे में बात कर रहे हैं, और समाज से जुड़ा जो तंत्र है या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि विवाह होना है तो मात्र 50 लोग होंगे, मेरे परम मित्र की मृत्यु इसी काल में हो गई, मैं चाहकर भी उनके दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो ये दो चार ऐसे मामले हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कैसे जो सामाजिक तंत्र है और संस्थाएं हैं उनमें भी ये डिसरप्शन या उसमें नाना प्रकार की रुकावटें आई। और जब ऐसा होगा, जब लोगों को घरों से नहीं निकलना होगा, वे अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पाएंगे, तो प्रोफेसर एसके सिंह जी जैसा कह रहे थे, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। और चर्चा चाहे हम आर्थिक गतिविधियों की करें या सामाजिक आयामों की करें, राजनीति की करें या पॉलिटिकल इकोनॉमी की करें या सांस्कृतिक पक्षों की करें, लेकिन इन सब की धुरी जो है वह आर्थिक है। कहने का मतलब ये कि जब आप कमा नहीं पाएंगे, कहीं से आपके पास भी व्हाट्सएप का एक मैसेज आया होगा कि आने वाले समय में कैसे छिनैती का शिकार होने की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है, और जो ऐसे आर्थिक अपराध हैं वे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका आकलन कुछ विद्वानों ने किया है। और मुझे लगता है कि वह बहुत ही एक रियलिस्टिक सा आकलन है, क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जमाने की यदि फिल्में आपको याद हो तो एक छोटा सा बच्चा किसी दुकान से रोटी चुराता है और उसके लिए दंडित होता है। तो इस प्रकार से अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं या जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ऐसे छोटे मोटे अपराध होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी। बड़े अपराधों या बड़े अपराधियों की चर्चा तो फिलहाल यहाँ नहीं करूंगा मैं। और जब ये हम बात कर रहे हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दौरान जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, यानी कि प्रवासी जो कामगार हैं, वे विस्थापित हुए हैं, और उनके विस्थापन से जो शेल्टर की समस्या है, हाउसिंग की समस्या है, या बेरोजगारी की समस्या है, भोजन की समस्या है, ऐसी समस्याएं भी बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि गांव से जो शहर गया, मुंबई गया, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर की चर्चा हो रही थी, ऐसे सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग हैं वे यदि घर लौट कर भी आएंगे तो सभी लोगों को घर में सोने के लिए कमरा नहीं मिलेगा। पिछली रात से बारिश हो रही है और मुझे तो ये सोच कर चिंता हो रही थी कि ऐसे जो लोग गांव लौटे होंगे, जो एक कमरे की झोपड़ी में रहते होंगे या हो सकता है कि बेघर हों, क्योंकि रूरल हाउसिंग शॉर्टेज बहुत ज्यादा है अपने देश में, तो उनका ऐसे मौसम में क्या हाल होगा, या तपती दोपहरिया जब होगी तब उनका क्या हाल होगा। ये सारे एक नेगेटिव इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं जो बातें मैंने आपके सामने रखी। एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है, हमारे अंदर की जो सेवा भावना है वह भी प्रकट हुई है। कुछ पंथों में, कुछ धर्मों में तो ये सेवा कार्य लगातार चलते रहता है। गुरुद्वारों के लंगरों की चर्चा कई जगह होती है, हमने देखा है, हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर लंगर में वहां प्रसाद चखा होगा। लेकिन इस दौरान गुरुद्वारा बंगला साहब में बड़े पैमाने पर भोजन बन रहा था, उसके लिए रसद कई हिस्सों से समाज सेवियों ने भिजवाई। और इसके अलावा
व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने, ऐसे लोगों की जो सड़क नापे चले जा रहे थे 2000, 2500, 1000, 1500 किलोमीटर, उनको भी भोजन के पैकेट मुहैया कराना या जल उपलब्ध कराना। तो यह एक अच्छा पक्ष है कि हमें जो मानवीयता शेष रह गई है, मानव सेवा की जो भावना शेष रह गई है, उसको प्रकट करने का मौका मिला है। हम सभी अपनी अपनी सीमाओं में उसको सामने लाए हैं और लोगों को जो भी थोड़ा बहुत हम सहायता कर सकते थे वह सहायता किए। इसके बाद जो दूसरा पक्ष है वह सांस्कृतिक पक्ष है। भूगोल के शिक्षार्थी होने के नाते मुझे ऐसा कहने में गुरेज नहीं है कि जब हम सांस्कृतिक पक्षों के बारे में बात करते हैं तो अगर अंग्रेजी में कहूं तो दे आर स्पेस एंड प्लेस बाउंड। यदि हम उत्सव मनाते हैं, या अभी गंगा दशहरा बीता है बनारस में, इस बार सांकेतिक रूप से गंगा दशहरा मनाया गया, या गांव में मैया की पुजाई होती है, या डी बाबा की पुजाई होती है, या कोई प्रोसेशन निकलता है, या कहीं परिक्रमा की जाती है, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात के बहुत बड़े प्रमाण हैं कि कैसे जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वे स्थान से जुड़ी हुई। तो क्या हुआ है इसमें? तो सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि मैं गोंडा जाकर ये जो बातें आपसे साझा कर रहा हूं, वहां आपके बीच खड़े होकर बातें साझा करता, आपसे मिलना जुलना होता, घर जाता, भाभी जी के हाथ की चाय, पकौड़े या भोजन का रसास्वादन करता। लेकिन ये जो वेबिनार का एक कल्चर शुरू हुआ है, यह मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में, या ऑनलाइन क्लासेस का जो ये हुआ है, तो जो एक कल्चरल प्रैक्टिस है शैक्षिक संस्थानों, वह एक इम्पैक्ट मुझे दिखता है। और ये अच्छा भी एक प्रकार से, बहुत सरल, सस्ता, ज्यादा खर्च नहीं, और लाभ भी लगभग उतना ही मिल रहा है। सोशल नेटवर्किंग का लाभ उतना नहीं मिल रहा है क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में बाकी ज्ञान वगैरह का तो आदान प्रदान होता है, सोशल नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा पक्ष होता है ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में, उसकी कमी तो खल रही है। चेहरे दिख रहे हैं लेकिन वर्चुअली दिख रहे हैं, हम साक्षात आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि करना चाहते होंगे। और ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम साक्षात दर्शन काशी विश्वनाथ जी के या यहाँ संकट मोचन जी के नहीं कर पा रहे हैं, वह भी वर्चुअल दर्शन ही हो पा रहा है। क्योंकि पीछे तो जब मंदिरों में ताला लगा था तो बाहर से ही नमस्कार करके निकल जाना पड़ता था। जो तीसरी बात है वह ये कि जो सांस्कृतिक गैदरिंग्स हैं, एकत्रीकरण है, उस पर बैन लगा है। कई जगह तो स्थानीय प्रशासन को 144 की धारा लगा देनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। और इसके नाते जो सेलिब्रेशन का स्वरूप है वह पूरी तरह से बदल गया है। मैं पीछे कार्टून्स के बारे में बात कर रहा था, ये मीम्स के बारे में बात कर रहा था। दूल्हा दुल्हन जब एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं तो वह भी एक छोटी सी छड़ी के माध्यम से पहना रहे हैं। और कहाँ दूसरी ओर जब ऐसे विवाह होते थे तो जितने प्रकार के माने संस्कार होते थे, उन संस्कारों में कितने लोग इकट्ठे होते थे, कितने तरह के पकवानों का हम स्वाद लिया करते थे और कितने तरह की गतिविधियां होती थी, वह सब सिमट गई हैं। लेकिन चूंकि शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, विवाह करना आवश्यक है। एक उदाहरण मैं सिर्फ ले रहा हूं, अनेक ऐसे उदाहरण लिए जा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो सांस्कृतिक उद्योग है, प्रोफेसर सिंह जी उद्योगों के बारे में जो बात कर रहे थे, मैंने ये नोट किया कि सांस्कृतिक उद्योगों की चर्चा वहां पर नहीं आई। तो सांस्कृतिक उद्योगों जो उद्यम है उन पर भी एक प्रकार से बैन लगा है, प्रतिबंध लगा है। और इसीलिए जितने भी पुराने रिकॉर्डेड सीरियल्स थे, आप वही सीरियल देख रहे हैं, चाहे कपिल शर्मा शो देख रहे हो, कॉमेडी शो देख रहे हो आप, या रामायण देख रहे हो, महाभारत के अलग अलग वर्जन्स देख रहे हो, या जो भी सास बहू वाले भी सीरियल्स हैं वो सारे के सारे आप पुराने देख रहे हैं।
और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शूटिंग पूरी तरह से बैन हो गई है। बीच में तो मीडिया हाउसेज में भी आप सभी ने देखा होगा, पाया होगा कि स्टूडियो जाने से ज्यादा लोगों ने श्रेयस्कर समझा कि घर, जिस तरह हम लोग अपने अपने कमरों में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, तो घर से न्यूज टेलीकास्ट करना, ऐसा हो रहा था। तो ये जब मैं बात कह रहा हूं तो यद्यपि यह एक सांस्कृतिक पक्ष है या विषय है, लेकिन जो इसके परिणाम है वे दूरगामी है। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो रोज कमाता है रोज खाता है, क्योंकि जब कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सभी उसमें निदेशक नहीं है, निर्माता नहीं है, या जिसको कहते हैं कि बड़े स्टार्स नहीं हैं, उसमें बड़ी फौज लगती है जो रोज कमाती और रोज खाती। तो यदि उस पर प्रतिबंध लगा है तो आखिर उनकी रोटी का जुगाड़ कैसे, उनके घर में जो दूसरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे, एक बहुत बड़ा विषय है। जो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे वेबिनार्स में ही चर्चा हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनेस्को या डब्ल्यूएचओ तो कई प्रकार से विवाद में आ गया है। वे भी सामाजिक गतिविधियों पर अपनी नजरें या निगाहें टिकाए बैठे हैं कि क्या आखिर हो रहा है। तो मैंने पाया कि यूनेस्को का कल रात का एक रिपोर्ट है कि लगभग 6000 ऐसे म्यूजियम्स हैं पूरे विश्व में, उसमें 95% अभी भी बंद हैं लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी। इसी प्रकार से जो थिएटर्स हैं या मल्टीप्लेक्सेस हैं या एम्यूजमेंट पार्क्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, ये सभी बंद पड़े हैं, और जहां खुले भी हैं वहां आप डर के मारे जाना नहीं चाहते हैं। बाजार खुल रहे हैं लेकिन हमारे आपके जैसे जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं बाजार जाने से बच रहे हैं, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और ये कोरोना घर वापस आ न जाए तो आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो स्पोर्ट्स या गेम्स रिलेटेड आयोजन है उन पर भी बैन लगा है। जापान को इस बार ओलंपिक का आयोजन करना था तो उसने कहा कि नहीं, हम ये आयोजन करेंगे, भले हम 2021 में करेंगे। इसी प्रकार से आप में से जो लोग इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के बारे में जानते होंगे, इस बार इस्तांबुल में यह कांग्रेस होनी थी, यह भी टलकर 2021 में चली गई। तो कहने का मतलब ये कि इस रूप में जब हम देखते हैं तो ये नाना प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, लेकिन कुछ और भी अच्छी चीजें हुई हैं। एक ऑनलाइन कल्चर अचानक, या यूं कहें कि जितनी तेजी से कोरोना के कारण बैन लगा, लगभग उतनी ही तेजी से ऑनलाइन कल्चर भी शुरू हो गया। जब मैं ये ऑनलाइन कल्चर के बारे में बात कर रहा हूं तो विशेष तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, और अपना मनोरंजन करने के लिए नाना प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं। आप में से जो स्त्री शक्ति इस वेबिनार में अपना सहभाग निभा रही है, साड़ी पहनने की कंपटीशन, पगड़ी बांधने की कंपटीशन। मैं देख रहा हूं कि प्रोफेसर एसके सिंह जी भी बाल अपने छोटे छोटे कर लिए हैं, जैसे अभी फिलहाल मैं दिख रहा हूं। तो सर मुड़ाने का कंपटीशन। तो ये नाना प्रकार के कंपटीशंस, या जो उनके अगर फेसबुक की भाषा में कहें फेसबुक चैलेंजेस, ये आए हैं। और कम से कम इससे पता चला है कि अभी भी यदि भी बहुत तेजी से आधुनिकीकरण अपने समाज का हो रहा है या सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, जीन्स धारियों की संख्या या जीन्स टी शर्ट धारियों की संख्या दोनों ही लिंगों में बढ़ी है, लेकिन साड़ी पहनना अभी भी हमारी मातृशक्ति भूली नहीं है। और कोई राजस्थानी शैली में पहन रहा है, तो कोई सीधे वाला पल्लू ले रहा है, कोई उल्टे वाला पल्लू ले रहा है, लेकिन लोग साड़ी पहनना भूले नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक तरह का सेलिब्रेशन के तौर पर भी लेना चाहिए कि यदि हमारे पास समय मिला है तो हमने जो अपनी क्रिएटिविटी है, जो अपनी सृजन शक्ति है, उसको भी प्रदर्शित किया है। तो ये इंडिविजुअल जो क्रिएटिविटी है वह कई रूपों में आई है। अनेक घरों में पकवान ऐसे ऐसे बने हैं जिनकी पहले कल्पना नहीं होती थी,
अब मैं तो पहले नहीं जानता था कि कभी ब्रेड से रसगुल्ला बनाया जा सकता है या गुलाब जामुन बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रेड से गुलाब जामुन और रसगुल्ला भी बन रहा है। या घरों में मिठाइयां बाजारों से खरीद कर आती थी, घर पर महिलाओं ने मिठाइयां बनाई हैं जिनके यहाँ ओवन या माइक्रोवेव नहीं था, कुकर में केक बना है, भाई बच्चे का बर्थडे है। तो कहने का मतलब ये क्रिएटिविटी है वह भी प्रकट हुई है अनेक प्रकार से। हम में से जो लोग संगीत के रसिया हैं, भले ठीक से गा नहीं पाते हैं, अभी पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती बीती है, मेरे बंगाली जितने भी मित्र हैं, पुरुष महिला सभी, फेसबुक वाले सभी ने रविंद्र संगीत और रविंद्र नृत्य रिकॉर्ड कर करके फेसबुक पर डाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डांस म्यूजिक में वाली जो हमारी प्रतिभा है, जो पहले हम संकोच में प्रकट नहीं करते थे, खाली जब बैठे हैं तो वहां इसका मुजाहिरा या प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो लेजर का टाइम है वह बहुत बढ़ गया है। हम में से जो घर से काम कर रहे हैं उनके पास भी बहुत सारा समय बचा है। हाँ, मैं बस थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुरंत पूरा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि जो हम अपनी पुरानी शौक थी जिसको भूल गए थे, हेडशिप के चक्कर में, वाइस चांसलरशिप के चक्कर में या दूसरे दायित्वों के चक्कर में, उन हॉबीज को हमने रिक्रिएट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3-4-5 ऐसे विषय मेरे सामने दिख रहे हैं जिनको मैं कोविड-19 के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखता हूं। कम से कम यदि ये सब करना आपको, क्योंकि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार से अधिकांश ताल्लुक रखने वाले हैं, तो ये जो नृत्य संगीत है तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सामंतवादी अभी सोच बरकरार है, तो इसको भौंडापन लोग समझते हैं। तो ऐसे लोग कविताएं लिख रहे हैं और कविताएं लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो आपकी प्रतिभाएं हैं, जिनका लेना देना अपनी संस्कृति से है, वह कई रूपों में सामने आई है और यह एक स्वागत योग्य पक्ष है। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि आपके सामने कोई नई बात नहीं रखी है, लेकिन ये जो नाना प्रकार के विषय हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं उनको मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत बौद्धिक तरह का यदि प्रेजेंटेशन होगा तो जो ये करीब 80-84 लोग दिख रहे हैं वे लोग भी भाग खड़े होंगे, क्योंकि सुबह से सुन रहे हैं लोग, नाना प्रकार के वक्ताओं की नाना प्रकार के विचार सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूर ये संकट की घड़ी है और इसके नकारात्मक पक्ष ज्यादा हैं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि यह पूरे विश्व को एक नए प्रकार की ऊर्जा देगा। क्योंकि शायद आप जानते होंगे कॉन्गो में इबोला का जो संकट है वह फिर से प्रकट हो गया है। आने वाला समय ऐसे कई प्रकार के वायरल रोगों का समय होगा, जैसा कि WHO संकेत कर रहा था। तो हमें इसके लिए कम से कम तैयार होने का एक समय मिला है, अनुभव प्राप्त करने का एक समय मिला है, और इसका लाभ आने वाले समय में हम करेंगे। हम में से जो लोग ऑनलाइन नहीं आना चाहते थे, संकोच था, झिझक था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते थे या कैमरे के सामने बोलने में झिझक होती थी, ऐसे लोगों को अभ्यास हुआ है। और शायद आप जानते होंगे कि ऐसा एक अनुमान है कि सारी स्थितियां यदि सामान्य हो भी जाती हैं तो सरकार के मंशा ये है कि लगभग 1/4 जो पढ़ाई हो, अध्ययन अध्यापन हो, वह ऑनलाइन मोड में ही हो। अपने उपराष्ट्रपति जी ने 3-4 विश्वविद्यालयों के जहां के वे विजिटर हैं उन कुलपतियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज जो कोरोना काल में है, आने वाले समय में वह सामान्य व्यवहार के रूप में परिणत हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि कोरोना ने हमें एक मौका दिया है। मौके मैंने जो आपको गिनाए हैं, समस्याएं अपनी जगह पर हैं, तो इस प्रकार से हम एक नए व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। यदि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे हम अध्यापक हों, शिक्षार्थी हों या शोधार्थी हों, तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं।
और कुल मिलाकर समाज को जो देय है हमारी ओर से वह और अच्छा सुनिश्चित कर सकते हैं। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आयोजक मित्रों को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत सर धन्यवाद। अभी हम आप सुन रहे थे प्रोफेसर शंकर सिंह जी, प्रोफेसर भूगोल विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। आपने महोदय सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी व्यवहारिक स्तर पर समझाने का प्रयास किया। ये हमारा संगोष्ठी का जो पाथेय है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आपने पकड़ा और हमें आज प्रदान किया। महोदय, हमारा जो सूत्र वाक्य था जिसको लेकर के हमने संकल्पना की थी, हमने उस सूत्र वाक्य को अपने केंद्र में रखा है। भविष्य में भी हम ऐसे आयोजन करेंगे। वो सूत्र कथन है कि कोरोना भविष्य का अंत नहीं, नए भविष्य का आरंभ है। यदि वो 19 है तो हम यानी हम भारत के लोग 20 हैं। यही हमारा केंद्र का सूत्र कथन है। मैं अब केवल एक शेर आपके सम्मुख रखूंगा कि ना अपने आप बदली है ना अपने आप बदलेगी, ये दुनिया है बदल दे देखता क्या है।